चलिए दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम अर्जुन राय है और आप जुड़े हैं अपने चहेते स्वराज समाचार के साथ। आज मेरे साथ एक ऐसे शख्स जुड़े हैं जो न सिर्फ राजनीति से ताल्लुकात रखते हैं, न सिर्फ विश्वविद्यालयों की राजनीति करते हैं, न सिर्फ कॉलेजों में पठन पाठन करते हैं, बल्कि सामाजिक दायित्वों का भी बड़ी सहजता के साथ निर्वहन करते हैं। ठीक दाहिनी तरफ आप देख सकते हैं कि मेरे साथ आज एक विशेष बातचीत करने के लिए डॉक्टर जेपी सिंह सर हैं। आप तिलकधारी महाविद्यालय में बतौर प्रोफेसर कार्यरत हैं और अभी हाल ही में पूर्वांचल विश्वविद्यालय में शिक्षक संघ के बड़े चुनाव हुए, उसमें आपने निश्चित रूप से एक बड़ा ओहदा हासिल किया है, एक बड़ा पद आपको मिला है। सर, सबसे पहले बधाई देते हुए एक सवाल के साथ आपसे शुरुआत करूंगा। वरिष्ठ उपाध्यक्ष का आपको पद विश्वविद्यालय के कैडर पे मिला है। आपसे जरा जानना चाहूंगा कि बहुत चैलेंजिंग टास्क है, बहुत कड़ा काम है, पद पे बने रहना, काम करना दो अलग अलग चीजें हैं। आपकी बेसिकली प्राथमिकताएं शुरू में क्या क्या रहेंगी? सर्वप्रथम मैं आपको धन्यवाद देते हुए वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय के क्षेत्र में आने वाले सभी महाविद्यालयों के सम्मानित शिक्षक भाइयों और शिक्षिका बहनों का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने अपना कीमती वोट देकर मुझे वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाया है। इसलिए मेरी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि चुनाव के दौरान हम लोगों ने जो वादा किया है और जो शिक्षकों की बहुत लंबित मांगे हैं, उसके लिए हम लोग संघर्ष करेंगे और हर हाल में विश्वविद्यालय स्तर पे, निदेशालय स्तर पे, शासन स्तर पे उसको मनवा के ही रहेंगे। पहली मांग जो है, जो तत्काल है, हर साल पिछले सालों से 2 माह का ग्रीष्मावकाश हम लोगों का होता था और ये पूर्वांचल विश्वविद्यालय की वर्तमान कुलपति महोदया ने उसको काट दिया है। इसलिए हम लोग अब चुनाव से खाली हो गए हैं। हम लोग विश्वविद्यालय के कुलपति महोदया पे दबाव बनाकर ये आदेश जारी कराना चाहेंगे। यदि ऐसा नहीं करती है, उसके लिए हम लोग लंबा आंदोलन करेंगे और चाहे जैसे 2 माह का ग्रीष्मावकाश लागू कराएंगे। दूसरी हमारी जो मांगे हैं, हमारे महाविद्यालयों में नवनियुक्त शिक्षक बहुत आए हैं जो नॉन पीएचडी हैं, तो जब वो शिक्षक कार्यरत हैं उनकी फीस आधी होना चाहिए, लेकिन मैडम ने 3 गुना बढ़ा दिया है। दूसरे, उनको जो फैसिलिटी मिलना चाहिए, चूँकि वो शिक्षक कार्यरत हैं तो उनकी फैसिलिटी को और टफ बना दिया है, इसलिए उसकी समीक्षा हम लोग कराएंगे। तीसरा ये है कि महाविद्यालयों में प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि जो एग्ज़ामिनर बाहर से आ रहे हैं कॉलेजों में, उनके लिए रिन्यूमरेशन की व्यवस्था, टीए की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। और विश्वविद्यालय पे इसीलिए हम लोग दबाव बनाएंगे कि महाविद्यालयों के उस उक्त धन का अग्रिम भुगतान विश्वविद्यालय कर दे, जिसके नाते प्रायोगिक परीक्षा समय पे हो, मौखिकी समय पे हो जाए और जो पीएचडी का आरडीसी होता है उसका भी रिम्यूनरेशन एडवांस में आ जाए और समय से प्रैक्टिकल और रिजल्ट निकल जाए और उसी में छात्र और छात्राओं का हित है। उसके बाद कुछ और लंबित मांगे हैं, बड़ी मांगे जो शासन से है, निदेशालय से है, जैसे पुरानी पेंशन योजना है, विज्ञापन 47 के शिक्षकों का अस्थायीकरण है और 65 साल का हम लोगों का मांग है रिटायरमेंट 62 से 65 किया जाए। अब 1 मिनट डॉक्टर साहब आपको रुकता हूँ जरा। तमाम आधारभूत चीज़ों पर आपने ध्यान आकृष्ट करने की कोशिश की है। ओपीएस को लेकर के आपने एक बड़ी बात कही है कि पुरानी पेंशन बहाली को लेकर के हिंदुस्तान के कई सारे ऐसे राज्य हैं। अब राजनीति से जुड़ा हुआ यह प्रश्न नहीं है, लेकिन कांग्रेस शासित कई ऐसे राज्य हैं, वो चाहे आप हिमाचल चले जाइए, चाहे आप राजस्थान की तरफ चले जाइए, वहां बड़ी सहजता के साथ कांग्रेस सरकार ओपीएस को बहाल करती है। लेकिन उत्तर प्रदेश की ये मैं कह दूं तो शायद जाती नहीं होगी कि हर धर्मी सरकार अब शिक्षकों की जो बुढ़ापे की लाठी रहती है उसको लेकर के चेतन नहीं है। ओपीएस बहाली को लेकर के किस प्रकार का प्लान है, चूंकि आपको इस बार बड़ा ओहदा मिला है? आपका प्रश्न बहुत वाजिब है। मैं बता देना चाहूँगा कि अगर केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार नेक नियति से काम करे तो बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों ने तर्क दिया है कि कहीं कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। लेकिन सरकार ये सोचती है कि हम बैकफुट पे होंगे तो हमारी बेइज्जती होगी। हम उनको बार बार आमंत्रण देते हैं कि आपका सम्मान बढ़ेगा, आपका वोट बढ़ेगा, आप पुनः सरकार में आ सकते हैं। लेकिन अगर हमारे शिक्षकों का, कर्मचारी साथियों का, अधिकारियों का पुरानी पेंशन अगर नहीं मिलेगी तो ये सरकार पुनः 24 में आने वाली नहीं है। केंद्र सरकार तो जाएगी ही जाएगी, प्रदेश की भाजपा की सरकारें सभी चली जाएंगी। एक चीज़ और डॉक्टर साहब मैं जानना चाहूँगा, बिल्कुल अंत में आपसे बहुत शॉर्ट में जानना चाहूँगा कि तपती धूप है, चिलचिलाती धूप है, घरों से बाहर निकलना मैसर नहीं हो पा रहा है, बावजूद इसके लगातार लोगों से आपका मिलने जुलने का क्रम है, बधाइयों के तांते लगे हैं। एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा, ग्रीष्मावकाश को लेकर के तमाम पेच चल रहे हैं,
हैं, तपती धूप में जहां बाहर निकलना संभव नहीं है, वहां बच्चे जा रहे हैं, वहां कॉलेज में टीचर पढ़ाने जा रहे हैं, उसको लेकर के आपकी मांगे क्या है? देखिए, मैं ये कहता हूँ पहले जीवन है, उसके बाद दूसरा काम है। हमारे बच्चे, हमारे कर्मचारी, शिक्षक, जहाँ बहुत मजबूरी हो रही है पार्ट टाइम में काम होगा, मॉर्निंग में काम होगा, जो बहुत नितांत आवश्यक है, परीक्षा है, प्रैक्टिकल हो, परीक्षा, वो काम तो चलते रहेंगे। लेकिन जो रोटेशनल है, चूँकि बच्चे घर बैठ के भी ऑनलाइन पढ़ाई हो सकती है और दूसरी व्यवस्था है, घर पे लोग अपने बच्चों को पढ़ा लेंगे, लेकिन उसके लिए ये अनिवार्य कर देना कि बच्चे विद्यालय में उपस्थिति दें। क्योंकि बच्चे जब 1 बजे 1:30 बजे वापस आते हैं तो एकदम मिड नून होता है और उस समय सूर्य का प्रकाश सबसे तगड़ा होता है, सीधे ऊपर पड़ता है, बच्चे बेहोश हो रहे हैं, तमाम डायरिया वगैरह के रोग फैल रहे हैं। उसी तरह शिक्षक चूँकि वो श्रमिक नहीं है, वो मानसिक काम करता है, इसलिए वो जब तक पूरी तरह स्वस्थ नहीं होगा तब तक अपना बेस्ट नहीं करेगा। एक शिक्षक जो है प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से समाज को और छात्रों को हमेशा देता रहता है। अगर वो घर पे भी बैठा रहेगा तो भी विश्वविद्यालयों में जो मूल्यांकन का काम है, प्रैक्टिकल का काम है, ऑनलाइन शिक्षा देने का काम है, और अगर शिक्षक घर पे भी है तो स्वयं अध्ययन कर रहा है, वो भी छात्रों के लिए ही अध्ययन करता है। सर, बिल्कुल जाते जाते एक अंतिम 30 सेकंड में कि जौनपुर के प्रांजल व्यक्तित्व के रूप में आपका लगातार समाज के हर तबके के साथ जुड़ना रहता है। आज जो है कि रमज़ान का महीना मुकम्मल हो चुका है और आज ईद है और नगर पंचायत गौरा बादशाहपुर में आप हैं, तो बगैर किसी राजनीति के आपसे मैं एक निवेदन करूंगा कि आज ईद के दिन आप जनपद वासियों को क्या शुभकामना देना चाहेंगे? ऐसा है, हम लोग तो अभी शिक्षक संघ के संघर्षमय चुनाव में लोगों के आशीर्वाद से वरिष्ठ उपाध्यक्ष चुना गया हूं और सब लोग सो रहे होंगे, थके होंगे, लेकिन चूंकि ये बहुत ही पवित्र माह के बाद ईद आया है, ऐसे पर हम अपने भाइयों को, मित्रों को ईद का बधाई देने के लिए और उसमें सेवई में शामिल होने के लिए निकल दिए हैं। अभी मैं शहर में था, अब गौरा बादशाहपुर में आया हूं और बहुत अच्छा लगता है अपने साथियों से मिलकर, खुशी को आदान प्रदान करने के लिए, भाईचारा को मजबूत करने के लिए, समाज देश को मजबूत करने के लिए सबको चाहिए। मैं आह्वान करता हूं कि सबसे नेशनल फर्स्ट का जो अगर भाव रहेगा तो देश भी मजबूत होगा, हम और आप मजबूत होंगे, समाज भी मजबूत होगा। पुनः मैं सभी गौरा बादशाहपुर के निवासियों को, जफराबाद विधानसभा के निवासियों सहित पूरे भारतवर्ष के निवासियों को ईद की हार्दिक शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं, मुबारकबाद देता हूं। जय हिंद, जय भारत।